आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उस दिन देश का युवा कहाँ है? सड़क पर सरकार से रोजगार मांग रहा और उसके बदले में उसे मिल रही है लाठियां। लेकिन वो बेरोजगार युवा लाठियां खाकर बिहार की राजधानी पटना से मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है, देश में एक नई क्रांति की चेतावनी दे रहा है। क्रांति शुरू हुई थी बिहार के पटना के धरती से शुरू हुई थी और इस एनटीपीसी की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई है। और पूरे आप देख लो, सरकार जो भी बैठे हैं केंद्र में, यो मोदी जी आप भी देख लो, यहाँ से क्रांति शुरू हो चुकी है और दिल्ली तक पहुँचेगी। ये ज्यादा आप देखते रहो, ज्यादा समय नहीं है, अब ये क्रांति दिल्ली तक पहुँचेगी और हमारी जीत हो के ही रहेगी। रेलवे भर्ती को लेकर बिहार के कई शहरों में आज भी बदस्तूर प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार की तरफ से युवाओं को लाठियों के अलावा सरकार का एक फरमान भी मिला जो उनको नौकरी तो नहीं देता बल्कि उनकी नौकरी छीनने का आश्वासन जरूर देता है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में यह धमकी दी गई कि प्रदर्शनकारियों के वीडियो की जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों यानी प्रदर्शन में लिप्त पाए जाने पर नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वैसे हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, वो वादा झूठा निकला, जुमला निकला। सरकार के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी जो कहे इतनी नौकरियां दी हमने। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार को राष्ट्रवाद के मुद्दे को ही अपने वोटों के लिए भुनाना पड़ा। लेकिन उस समय रेल मंत्री ने रेलवे में ही अगले 2 सालों में 4 लाख नौकरी का आश्वासन दिया था, जिसके बाद रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाले, जिनमें कुल मिलाकर 1,38,000 पदों को भरा जाना था, 35,000 केवल एनटीपीसी कैटेगरी में ही। लेकिन 3 साल बाद एनटीपीसी की सीबीटी 1 की परीक्षा पर ही बवाल खड़ा हो गया। ग्रुप डी की तो सीबीटी परीक्षा हुई भी नहीं है, बल्कि उसकी चयन प्रक्रिया तो और लंबी हो चुकी है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के हॉस्टलों से, लॉज से युवाओं को उनके कमरे से खींच कर बाहर निकाला गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। कुल मिलाकर यह कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर, और देश में नौकरी मांगते युवा को लाठियां मारी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार रोजगार जनरेट करने, रोजगार देने में बुरी तरह नाकाम रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल देखा जाए तो रोजगार केवल सरकार के पास है, रोज नए जुमले गढ़ना। रोजगार सत्तारूढ़ बीजेपी के पास है, दूसरी पार्टियों से नेता हाईजैक करके अपनी पार्टी में लाना। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। चलिए इस मौके पर आपसे पूछूं कि देश में कौन सी समस्या सबसे बड़ी है आपके मुताबिक, सांप्रदायिकता की या बेरोजगारी की, या फिर देश की खस्ता हाल होती अर्थव्यवस्था की, या फिर बॉर्डर पर पड़ोसी मुल्कों की बदनिगाह, या फिर सरकार का ये स्वांग रचना कि देश में सब चंगा सी। इस सवाल का जवाब देते समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि समस्या तो सारी की सारी कतई गंभीर है, लेकिन सरकार को जवाब पता है। अव्वल तो यह कि सरकार इनमें से किसी भी समस्या को समस्या मानती ही नहीं, क्योंकि उसका तो मानना है कि बीते 7-8 वर्षों में उसने भागीरथी काम किया है, भारत को स्वर्णिम युग में दोबारा पहुंचा दिया है। अब भारत में दूध की गंगा दोबारा बह रही है, जो 65 साल के नेहरू गांधी काल में नहीं हो पाया। सच पूछिए तो जिसे आप समस्या कहते हैं, सरकार उसे
पहले से चली आ रही सेक्युलरिज्म जैसी समस्याओं के निदान के रूप में देखती है। मसलन जिसे आप सांप्रदायिकता बताते हैं, सरकार उस समस्या को केवल राष्ट्रवाद के तराजू में तोलती है। इसलिए आपको बताया जाता है कि राष्ट्रवाद अच्छा है। यह अलग बात है कि इनका राष्ट्रवाद दरअसल बड़े ही घिनौने हिंदू राष्ट्रवाद में, बहुसंख्यकवाद में तब्दील हो चुका है। इसलिए अपने उन गोरक्षक के भेष में भक्षक रूपी बच्चों को देखकर वो विज्ञापन वाली उस मां की तरह मुस्कुरा कर कहते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद अच्छा है। उस हिंदू राष्ट्रवाद वाली सोच के तहत अदालतों में भी उलूल जुलूल तर्क दिए जा रहे हैं। एंटी सीएए प्रोटेस्ट में गिरफ्तार हुए जेएनयू के स्टूडेंट उमर खालिद की बेल सुनवाई के दौरान अदालत में सरकारी वकील दलील देता है कि मिलॉर्ड, सभी प्रोटेस्ट की लोकेशन मस्जिदों के पास ही क्यों चुनी गई थी। यानी सरकारी वकील देश की गैर हिंदू इबादत गाहों में भी साजिश ढूंढ रहा है। तो क्या सरकारी वकील यह कहना चाहता था कि देश में न मस्जिद होनी चाहिए ना ही प्रोटेस्ट होने चाहिए? प्रोटेस्ट शब्द दरअसल सरकार को बहुत चुभता है। उनकी नजरों में वो सब आंदोलनजीवी हैं। प्रोटेस्टर्स आंदोलन पर पलने वाले लोग, किसान हो या स्टूडेंट, देश का प्रबुद्ध वर्ग हो या फिर आम आदमी, अपने अधिकारों की लड़ाई में खड़े होते नागरिक का प्रोटेस्ट दरअसल सरकार के स्कूल ऑफ थॉट से मेल नहीं खाता। उनके परिवार में तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी कभी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। 1942 के गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं। इनके वैचारिक स्कूल के एक चचेरे भाई ने जरूर एक अंग्रेज अफसर की हत्या की मदद देने के सिलसिले में सजा काटी थी। उन्हें अंडमान काला पानी की सजा हुई थी, मगर उसने ऐसे घुटने पर गिरकर अंग्रेजों से माफी मांगी कि उसके बाद इनकलाब से दूर रहे और जेल से बाहर आते ही अपने शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ लिया, हिंदुत्व, जो मजहबी नफरत के मिट्टी गारे से समाज में दीवार खड़ी करता है। उसी मानसिकता ने आगे चलकर गांधी की जान ली। दरअसल इनका हिंदुत्व ही इनका प्रोटेस्ट है। इनका प्रोटेस्ट है शांति कायम रखने के खिलाफ। इनका प्रोटेस्ट है बंधुता के खिलाफ, फ्रेटर्निटी के खिलाफ। इनका प्रोटेस्ट है वर्णाश्रम को खत्म करने के खिलाफ। इनका प्रोटेस्ट है हिंदुत्व को हिंदुत्व ना मानने वालों के खिलाफ। किसी भी सामान्य चीज को सामान्य बनाए रखने के खिलाफ प्रोटेस्ट ही हिंदुत्व है। यह सीना तान कर ये तो कहते हैं कि ये 80 हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें देश का हिंदू खतरे में दिखता है, जिसके प्रोटेस्ट में ये हिंदुत्व के सामान्य हथियार जैसे नफरत का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो भगवा पहनकर हिंदुत्ववादी नफरत धर्म संसद के मंचों से बांटी जा रही और सोशल मीडिया पर कभी सुल्ली डील्स कभी बुल्ली डील्स बताकर समाज की प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनका फेक ऑक्शन किया जा रहा है। नफरत की यह भी एक इंतहा है। गणतंत्र में चुनी हुई सरकार से उम्मीद होती है कि वो ऐसी किसी भी बेजा हरकत की निंदा करेगी, मगर वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है हिंदू राष्ट्रवाद अच्छा है। इन्हें दूसरा कोई प्रोटेस्ट मंजूर नहीं। अधिकारों की लड़ाई के लिए छेड़े जा रहे आम नागरिकों के प्रोटेस्ट से इन्हें सख्त नफरत है। अब अधिकारों की बात करना गुनाह हो गया, इसलिए इन दिनों नागरिकों को उनकी ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कल राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने अभिभाषण में कहा कि संवैधानिक कर्तव्य और संवैधानिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
संविधान नागरिकों के अधिकारों को रेखांकित करता है और गणतंत्र में हमें यह बताया जा रहा है कि नागरिकों को कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। संविधान निर्माताओं और चुनी हुई सरकार में आखिर ये गैप क्यों है? क्या हम नए भारत के नए संविधान की प्रस्तावना देख रहे हैं, जहां पर सरकार हमें बता रही कि अधिकार उसके, कर्तव्य हमारे, इसलिए उनके अधिकार हैं कि वो जब चाहें किसी को एंटी नेशनल घोषित कर दें, जब चाहें किसी की नागरिकता पर सवाल उठा दें, किसी को पीएसए में बंद कर दें तो कभी यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ में जेल में डाल दें। इनके अधिकार हैं कि ये हमसे मास्क पहनवाएं और खुद अस्पतालों में ऑक्सीजन तक ना मुहैया करा पाए, जो इनका संवैधानिक फर्ज था। इनके पास अधिकार है कि ये अधिकार से कहें कि इनसे कोई नागरिक अपने अधिकार के बाबत कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि इनके मुताबिक सरकार से सवाल ना पूछना ही नए भारत के नागरिक का कर्तव्य है। नए भारत का नया गणतंत्र आपको मुबारक। इस शो की शुरुआत में आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें वो युवा सरकार को चेतावनी दे रहा, आपको याद है वो वीडियो? चलिए एक बार वो वीडियो फिर देख लेते हैं। जो क्रांति शुरू हुई थी बिहार के पटना के धरती से शुरू हुई थी और इस एनटीपीसी की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई है। और पूरे आप देख लो, सरकार जो भी बैठे हैं केंद्र में, यो मोदी जी आप भी देख लो, यहाँ से क्रांति शुरू हो चुकी है और दिल्ली तक पहुँचेगी। ये ज्यादा आप देखते रहो, ज्यादा समय नहीं है, अब ये क्रांति दिल्ली तक पहुँचेगी और हमारी जीत हो के ही रहेगी। इस युवा के दर्द को समझिए। सीने पर लाठी खाते इस युवा के क्रांतिकारी इरादे को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। दरअसल ये युवा सत्ता से मुखातिब होकर सत्ता के अहंकार को चुनौती दे रहा है। यह आपको निहायत ही लोकतांत्रिक तरीके से बता रहा कि कौन सरकार रहेगी या जाएगी, वो देश का युवा ही तय करेगा। चलते चलते राहत इंदौरी का वो मशहूर शेर सुनते चलिए, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या सरकार रोजगार जनरेट करने, रोजगार देने में बुरी तरह फ्लॉप रही है, नाकाम रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।